शुरू करने लगे कि एक्सटर्नल डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ का हमने पीछे करेक्टरिस्टिक्स जब हमने पार्ट 1 में देखे थे तब हमने उसमें देखा था कि वो डेप्ट के अंदर भी ज़्यादा होता है। इसका एक बहुत बड़ा डोमिनेंट एक डेवलपिंग कंट्री का करेक्टरिस्टिक होता है कि वो डेप्ट टू जीडीपी का रेशियो जो होता है या डेप्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी का जो रेशियो होता है वो हाई होता है इसमें, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा फंड्स की कमी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रही होती है अपनी सारी चीज़ों को पूरा करने में। तो अब हम इनका देखना शुरू करेंगे कि वजूहत क्या है, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डेवलपिंग कंट्री, फिर उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक। कॉजेज़ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज डेप्ट पर वजूहत क्या बनी, यानी कि नाम पे डेप्ट का जो बर्डन है ये आया कहाँ से। इसके लिए थोड़ा बहुत हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात ठीक जो आई थी वो आई थी 1973 से 1974 एंड 1979 till 1981। इन दोनों सालों में जो दो ऑयल शॉक्स आए थे, ठीक है, ये जो दो ऑयल शॉक्स आए थे उसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंपोर्ट बिल्स बहुत बढ़ गए, बहुत ज़्यादा हाई रेट पे बढ़ गया था, ठीक है। अब इस इंपोर्ट बिल्स को पूरा करने के लिए या पूरा उतरने के लिए उनको डेप्ट लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, ठीक है। टू फुलफिल देयर import expenditure, least developing countries have to borrow from industrialized countries, ठीक है। ये तो एक खर्चा बढ़ने की वजह से बोरोइंग हुई थी। अब इस खर्चे को सरस्वती पे ऑफ भी करना था सबका, तो बहुत सारी वजूहत की बुनियाद पे ये चीज़ ख़राब हुई थी, ठीक है। एक धंसते जो चले गए थे उस टाइम पे, उसकी वजूहत को हम आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ऑयल प्राइस शॉक्स आए थे ये बेसिकली रिसेशन का टाइम था इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। इन टाइमिंग्स में जो है जब ये था आपका 1970s टू अर्ली टू मिड ऑफ 1980s, ये जो था ये टाइम पीरियड वो था जब इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ के अंदर रिसेशन का टाइम चल रहा था। यानी कि रिसेशन से ये हो रहा था कि जो आपके ऑयल शॉक्स थे उसकी वजह से बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो ऐसी यूज़ हुई जिसकी वजह से लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से एक्सपोर्ट्स कम हुए। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो रिसेशन में क्या होता है कि डिमांड कम हो जाती है या एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो फॉल हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है, आउटपुट की कमी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो अब आउटपुट की कमी, अब ज़ाहिर सी बात है जितने प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो थे या रॉ मटेरियल्स होते थे वो तो इंपोर्ट करवाती थी, इम्पोर्टेड फ्रॉम लो डेवलप्ड कंट्रीज़। तो जब उनका आउटपुट कम हो गया है तो उन्होंने प्रोडक्ट जो इंपोर्ट करवाया था वो भी कम हो गया। तो जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक्सपोर्ट जो मेजर एक्सपोर्ट था, अगर आपको पार्ट 1 में रहा है उसका दिमाग करेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ जो थी वो मेजर पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट जो होता है वो एग्रीकल्चरल होता है या प्राइमरी प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है, जो कि रॉ मटेरियल्स होता है, ठीक है। तो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट भी फॉल हो गई। ज़ाहिर सी बात है एक्सपोर्ट जो है एक तरीके का उनका रेवेन्यू अर्न करने का तरीक़ेकार था, उनका इनडायरेक्ट तौर पर हम ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू कम हो गया। अब जो उधार लिए हुए थे वो पे ऑफ तो रेवेन्यू से होने थे, रेवेन्यू तो कम होगा, ठीक है। इस वजह से उधार बढ़ गए, वजूहत बननी शुरू हो गई, ठीक है।
इसलिए हुआ था। रियल इंटरेस्ट रेट का बिहेवियर बहुत ज़रूरी है, ये बिहेवियर ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब हमने देखा हुआ है पहले से, आप लोगों को मालूम होगा जो इकोनॉमिक्स पढ़ते आ रहे हैं, आर इज़ द रियल इंटरेस्ट रेट, आई इज़ द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि जो प्राइसेस का चेंज आ रहा होता है या पॉजिटिव चेंज इन प्राइसेस, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिक याद रखिएगा। मैं से आगे 1970s में जो आपका रियल इंटरेस्ट रेट था वो बहुत लो था, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि आपके जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थे उन्होंने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लगाई थी। अब अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ के आ रहे हो तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी इकोनॉमिक्स भी पढ़ी हो तो आप लोगों को इससे अंदाज़ा होगा कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से क्या होता है कि मनी सप्लाई कम हो जाती है। यहाँ पर मैं छोटा सा ड्रॉ कर देती हूँ, कीपिंग दी मनी सप्लाई कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट होता है और यहाँ पे आपकी मनी होती है और यहाँ पे डिमांड आता है, ठीक है। तो मनी सप्लाई के कम होने से क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसकी वजह वो रियल इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बढ़ जाता है और मनी सप्लाई जो है वो यहाँ पे M1 था, यहाँ पे M2 था, ठीक है। यहाँ से अभी डिफरेंट है टाइप मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है वो डायरेक्टली कम हुई होती है, इस वजह से रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का रिजल्ट में होता है कि आपकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो होती है वो कम हो जाती है और आपका रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो रियल इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से क्या, यानी कि ये बिहेवियर में क्या फ़र्क डाला है, ये चीज़ देख लेते हैं। रियल इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से हुआ कि जो लोगों ने लो रियल इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया हुआ था, रियल इंटरेस्ट रेट के बढ़ने पे उनके जो इंटरेस्ट रेट की पेमेंट थी वो बढ़ गई, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट जो लोन लिया जाता है, मनी डेप्ट जो होता है वो होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, यानी कि हर साल का अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा होता है तो उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से होता है। और ये जो राइज होता है इंटरेस्ट रेट का अच्छी खासी अमाउंट में होता है, ठीक है। तो हो गया 4 है कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो थी उसकी प्राइसेस कम। अब प्राइमरी प्रोडक्ट्स क्या थी, एक्सपोर्ट्स थी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट्स, ठीक है। यानी कि उसका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड था वो क्या था, TOT, टर्म्स ऑफ ट्रेड था, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और प्राइस ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट वो क्या कर रहा था, इंडस्ट्रियलाइज्ड गुड्स इंडस्ट्रियल कंट्री से, और एक्सपोर्ट क्या कर रहा था, ये अब प्राइमरी प्रोडक्ट के कम होने से पूरा का पूरा रेशियो कम हो गया, यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड कम हो गया, उनके लिए वर्स ऑफ कंडीशन हो गई। क्यों, क्योंकि अब वो एक्सपोर्ट जितना सेल करेंगे उसकी प्राइसेस कम हो गई, तो इनडायरेक्टली उनका रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा, सही है। तो ये रेवेन्यू के कम होने की वजह से वो लोन पे ऑफ नहीं कर सकते। फिफ्थ पे क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी डोमेस्टिक की प्रॉब्लम ने, जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने भी खासी प्रॉब्लम कर दी। जैसे कि डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में जैसे कि लोन्स जो लिए गए वो इन्वेस्टमेंट की जगह कंजम्पशन में इस्तेमाल हुए, यानी कि loans are used for expenditures instead of investment, ठीक है।
यानी कि जो खर्चा कर दिया उससे उनको रिटर्न तो नहीं मिल रहा होगा। अगर यही वो इन्वेस्टमेंट कर देते कहीं पे एक प्रोडक्टिव जगह पे तो रिटर्न मिलता, उस रिटर्न से वो इंटरेस्ट रेट की पेमेंट कर सकते थे। पहली पॉलिसी, ठीक है। दूसरी किस्म की पॉलिसी क्या हो सकती है कि एक ऐसी पॉलिसी दैट इन्फ्लेट्स द प्राइसेस, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में ऐसी पॉलिसीज़ का लेकर आना या अप्लाई करना जिससे प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि ऐसी पॉलिसी लगाना जिस पे प्राइसेस को टारगेट नहीं किया जा रहा है या इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं किया जा रहा, आउटपुट को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, क्या होता है कि आउटपुट एंड इन्फ्लेशन ये ट्रेड ऑफ्स होते हैं ना। या तो आप आउटपुट को टारगेट कर लो, इन्फ्लेशन को हवाले कर दो, या इन्फ्लेशन को टारगेट करो और आउटपुट को अब मैकेनिज्म के हवाले कर दो। इस तरीके से चलता है। ठीक है, एक वक्त में दोनों चीज़ों को टारगेट नहीं किया जा सकता। पॉलिसी दैट इन्फ्लेट्स द प्राइसेस, अब प्राइसेस की इन्फ्लेशन से क्या होता है, इन रियल टर्म्स जो आप लोन लेकर आए हैं उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, रियल टर्म्स जो लोन की वैल्यू थी वो कम हो गई। अब पहले जो जितना कारामद हो सकता था उतना कारामद नहीं होगा। ठीक है, तो ये लोन की वैल्यू कम होने से ये तो डोमेस्टिक में हुआ ना, मगर जो आपने लोन पे ऑफ करना है वो तो सेम वैल्यू है, और जो पे ऑफ करने के लिए फिर आपको ज़्यादा लोन चाहिए होगा। ठीक है, अब ये जो फैक्टर बता रही हूँ, फैक्टर 6 ये बहुत बड़ा फैक्टर है, लाइक कैपिटल फ्लाइट। ठीक है, अब कैपिटल फ्लाइट का एक फैक्टर होता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, यानी कि फॉरेन में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है कैपिटल पे वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द डोमेस्टिक। ठीक, तो इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉरेन माइनस इंटरेस्ट रेट ऑफ डोमेस्टिक, इसकी डिटेल आप लोग आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट पैरिटी के अंदर, कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट और आर्बिट्रेज आएगा एक्सचेंज रेट के टॉपिक्स के साथ। तो तब आपको पता चलेगा आर्बिट्रेज कितने फैक्टर्स का होता है और इन रियल लाइफ क्या क्या चीज़ें काम करती हैं। ठीक, तो जब फॉरेन का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है जहाँ आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे पैसे रखोगे, तो वही हुआ। डोमेस्टिक यानी कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनका इंटरेस्ट रेट कम था एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियलाइज कंट्री का इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, लोगों ने अपने पैसे यहाँ लीज से निकाल के इंडस्ट्रियलाइज के अंदर लगा दिए। अब पैसे तो डोमेस्टिक के थे ना, वो डोमेस्टिक ने जब पैसे बाहर भिजवा दिए तो वो डोमेस्टिक की डेवलपमेंट में क्या हुआ, खर्च पड़ा। इन्वेस्टमेंट जो था वो सेविंग के बराबर नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि जो सेविंग थी वो तो बाहर चली गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट की डिमांड जो थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू सेविंग। क्यों? सेविंग कम क्यों हो गई? क्योंकि वो बाहर चली गई। ठीक है, अब यही सेविंग अगर इनको यहाँ मिलती, इक्वेट हो जाती, डेवलपमेंट में लग जाती, रिटर्न मिलता, इंटरेस्ट रेट की पेमेंट हो जाती, हो सकता था ना, मगर हो नहीं सका। क्यों? कि आपकी सेविंग सारी जो है वो कहीं और जाके इन्वेस्ट होगी, कैपिटल जितना आपकी इकॉनमी का था वो फ्लाइट कर। ठीक है, ये तो आ गए वो सारी कॉजेज़ जिसकी वजह से डेप्ट जो है वो डेप्ट टू जीडीपी का रेशियो बहुत बढ़ गया लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। अब इनके ऊपर जो पॉसिबल सॉल्यूशंस थे वो, जो कि ऑफकोर्स इतने ख़ास इस्तेमाल हुए हुए नहीं हैं सब कुछ। ठीक है, तो पॉसिबल सॉल्यूशंस
इसका क्लियर रखो। पॉसिबल सॉल्यूशन, तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉसिबल सॉल्यूशन? चेंजिंग डोमेस्टिक पॉलिसीज। ठीक है, अब डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में क्या चीज़ करने की ज़रूरत है? जाहिर सी बात है, उनको अपनी अखराजात को देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि उनको अपनी डोमेस्टिक की पॉलिसीज़ को इतना चेंज करने की ज़रूरत है। चलो मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ increase their ability to service the debt, यानी कि डेप्ट को वापस कर देना, जो कि बेसिकली होती है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ या लॉन्ग टर्म जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म काम तो तब होगा ना जब इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, चलो तो बहुत जब ये IMF या वर्ल्ड बैंक अब लोन देते हैं तो हमने बड़ा सुना होता है कि भाई इनकी तो इनसे लोन ले लो, इतनी शराइतें रखते हैं कि हर, मगर कभी अगर उन शराइतों को देखा जाए गौर से तो वो कुछ नहीं हमारे अपने भलाई के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि इंटरनेशनल मॉनेटरी वर्ल्ड बैंक ने जो है वो एक चीज़ निकाली थी कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज़। ठीक है, वो लोन तो देते थे मगर साथ में लगाते थे कि आपने ये पॉलिसीज़ लगानी। अब उस पॉलिसीज़ में ऐसा क्या था जो सबको इतना महज लगता था? ठीक, तो उसमें क्या होता था बेसिकली कि वो कहते थे कि जो गवर्नमेंट का डेफिसिट है उसको कम करो, अब जैसे भी करो। अब डेफिसिट तो वैसे ही हमारा पाकिस्तान का देखा जाए तो बहुत होता है, बाकी किसी और पर मैं कोई तनकीद नहीं करूँगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट डेफिसिट शुड बी रिड्यूस्ड। वो सोचें इसमें बुराई की है? आपका गवर्नमेंट के जो अखराजात हैं वो ज़्यादा हैं, रेवेन्यू कम है, और इस डेफिसिट को कम करने की ज़रूरत तो है ना। इसी वजूहत की बुनियाद पे तो लोन्स लिए जाते हैं। तो आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि ये खुद ब खुद कम रहे। अब उसमें आप कुछ भी आ सकता है, आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें, अखराजात कम करें, अखराजात सोच समझ के करें, एंड मैनी अदर्स। ठीक, दूसरी इसके अंदर क्या आती है कि आपने जो है वो गवर्नमेंट की सब्सिडी या जो प्राइस कंट्रोल है उसको ख़त्म करना है। गवर्नमेंट की सब्सिडी एंड प्राइस कंट्रोल शुड बी मैनेज्ड। क्यों? ताकि मार्केट मैकेनिज़्म के हिसाब से आपको हर चीज़ की वर्थ पता चल सके। ठीक है, मार्केट मैकेनिज़्म से एफिशिएंसी आती है, तो उस एफिशिएंसी के साथ काम किया जाए, ना कि गवर्नमेंट के मैकेनिज़्म के थ्रू। अब इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं जिसके अंदर आपके एक्सचेंज रेट को फिक्स करने, यानी कि एक्सचेंज रेट को फिक्स करने को नहीं कहते, मगर कहते हैं कि आप एक्सचेंज रेट को ऐसी पॉलिसीज़ लगाएं कि एक्सचेंज रेट कभी आपका कम हो ही नहीं। ठीक है, ये एक्सचेंज रेट की जो वैल्यूज़ होती हैं, डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यूज़ होती है वो कम क्यों हो जाती है? डिवैल्यूएशन क्यों हो जाती है? ठीक है, डिवैल्यूएशन और ये एक्सचेंज रेट सब क्या होता है? जब आप एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे आगे चल के तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ सकेगा। सिंपल एज दैट कि एक्सचेंज रेट को फिक्स करने के बजाय अगर उसको फ्री छोड़ा जाए और वो खुद ब खुद अपनी उसी एक वैल्यू पे फिक्स रहे, सप्लाई और डिमांड ऑफ करेंसीज के चेंजेस की बुनियाद पे, तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू कीपिंग इट अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम्स। ठीक है, अभी एक्सचेंज रेट आप लोग पढ़ेंगे, आपको ये चीज़ तकरीबन तब समझ आएगी, एंड मैनी अदर्स ऐसे ही जो है बाकी सारी। ठीक है, अब
पॉसिबल सोल्यूशंस में सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि आप डोमेस्टिक की पॉलिसीज़ को IMF और वर्ल्ड बैंक खुद कहता है कि आप एडजस्ट करें इस हिसाब से। और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो कि अमूमन आपकी वजूहात बनती हैं ख़राबी की, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास डेब्ट रीशेड्यूलिंग, ठीक है। तो ये क्या नई अप्रोच है इसको हल करने की। अब रीशेड्यूलिंग का क्या मतलब है, यानी कि जो जैसे 5 साल में देना था तो उसको 10 साल में ले गए, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, ठीक है। तो डेब्ट रीशेड्यूलिंग में भी वही होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट्स आर लोड, यानी कि पहले ज़्यादा थे, अब इंटरेस्ट की पेमेंट बेशक आप कम कर दो, और जो टाइम पीरियड जो था पेमेंट का, रीपेमेंट का, इज़ एक्सपेंडेड, ठीक है। एक्सपेंडेड यानी कि वही वाली बात जो मैंने आपको बताया कि पहले किसी ने 5 साल में देना था मगर नहीं कर सकता, तो उसने क्या किया, उसको रीशेड्यूल करा के 10 साल में कर दिया, इंटरेस्ट रेट भी कम करवा दिया, या फिर आप एक्सपेंड करवा के कि आपने साल ज़्यादा करवा दिए, जो हर मंथ की पेमेंट थी वो उस हिसाब से फिर कम हो जाती है, ठीक है। और ग्रेस पीरियड जो है वो लंबा करवा दिया, कोई टाइम पीरियड या ग्रेस पीरियड। डेब्ट की रीशेड्यूलिंग यानी कि जो उधार लिया था उसको रीशेड्यूल कर दिया जाए, ये भी एक सोल्यूशन है जिसकी वजह से डेब्ट टू ये जो क्या कहा जाता है, डेब्ट को वापस करने की जो कुव्वत होती है कंट्री की वो बेहतर हो सके, ठीक। तीसरा डेब्ट रिलीफ, ठीक है, या डेब्ट रिडक्शन, ठीक है। तो ऐसी बात है, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे अपने करेक्टरिस्टिक्स जो हमने मसाइल देखी हैं पहले पार्ट में, उसमें इतना बुरे तरीके से जकड़ी हुई होती हैं कि वो चाहे जितना रीशेड्यूलिंग करवा लें, सब करवा लें, वो नहीं निकल पाती, फंसी रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए, जो ऐसी कंट्री होती हैं उनके लिए होता है डेब्ट रिलीफ, या तो रिलीफ दे दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, जितना उधार दिया जाता है उतना नहीं दिया जाता, या डेब्ट का रिडक्शन, बात तो वही। तो IMF और 1996 के अंदर का ये है, IMF प्लस वर्ल्ड बैंक, इन दोनों ने मेरे जो अंदाज के अंदर जो है लोगों के उधार लौटाने का शुरू किया था, वो भी किसका, who were heavily indebted और कंट्रीज का, यानी कि पूरे तरीके से जो हैवली जो है वो पूरे तरीके से जो उधारों के अंदर फंस गए थे उनको हेल्प आउट करने के करते क्या थे, वही चीज़, फंड्स देते थे, इतने फंड्स देते थे कि वो अपने उधार उतार लें। फंड्स वर गिवन टू HIPC so they can repay their loans, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ तो ये आती है कि जो रीपेमेंट इनको दी, यानी कि जो लोन इनको दिया गया है, जो लोन इनको दिया गया है उसको वो इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आगे इनको मज़ीद लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े। दो तरीके कार बनेंगे ना, तो फंड्स मिले आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक चला रहे हैं, ठीक है, हमें फंड्स मिले, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो सारे के सारे पैसों से लोन रीपे कर दें, या लोन रीपेमेंट करने के बाद कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव वे में की जाएगी, ज़ाहिर सी बात है, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कर दें ताकि आगे कभी उधार ना ले,
यानी कि अपने आप को इतनी इन्वेस्टमेंट कर देना कि आगे उधार ना लेना पड़े, हम खुद इस लायक हों कि अपने अखराजात और सब कुछ पूरा कर सकें। ठीक है, तो ये है आपके पास वो फैक्टर्स जिसकी बुनियाद पे ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम जो है वो हल की जा सकती है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ चीज़ क्लियर होगी। ये कोई इतनी खास मुश्किल चीज़ नहीं थी, मैं मोस्टली जो थी वो रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड ही थी। ठीक है, क्योंकि हम रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे डेवलपिंग कंट्रीज़ के, तो मैंने उसी हिसाब से आपको लिखा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, अगर होगी तो पूछ ली जाएगी।